भी हाइपरबोला के लिए असिम्प्टोट जो होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं? तो हम लोग अब प्रॉपर्टीज ऑफ असिम्प्टोट देखेंगे पहले। तो 1 सेकेंड, प्रॉपर्टीज ऑफ असिम्प्टोट्स आसान है काफी। देखो, सबसे पहले दो असिम्प्टोट के बीच का एंगल क्या होता है? एंगल बिटवीन टू असिम्प्टोट्स, है ना। तो फॉर हाइपरबोला, देखो इधर, हर कोई देखो, अगर हाइपरबोला की इक्वेशन ऐसी है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, इफ दिस इज अ हाइपरबोला, तो असिम्प्टोट क्या होंगे बताइए जल्दी से। इसका असिम्प्टोट होगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कंबाइंड दोनों असिम्प्टोट इसमें आ गए ना, एक के साथ एक फ्री आ गए। तो इन दोनों असिम्प्टोट के बीच का अगर आपको एंगल निकालना है ना, तो अपन कैसे निकालेंगे? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि y इज इक्वल टू बी अपॉन ए एक्स एंड y इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एक्स। ये अपन ने कल देखा था। तो दो लाइंस के बीच का एंगल निकालते आता है आपको? बिल्कुल आता है। तो लेट अस से द एंगल इज थीटा, और उसका tan थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या होता है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। आ रहा है क्या समझ में? तो डायरेक्टली एंगल निकालते, कुछ ना कुछ फॉर्मूला बनेगा, क्या बोलते हो? पक्का? तो देखते हैं। तो पहला स्लोप है आपके पास बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए अपॉन 1 प्लस m1 m2, मतलब बी अपॉन ए इंटू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे अगर इसको तो देखते क्या आता है। ऊपर आ जाएगा बी अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए, मतलब 2 टाइम्स बी अपॉन ए, और नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर, हाँ ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, ये a और ये वाला ए स्क्वायर, इसमें से एक a कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या बन के आएगा एक्सप्रेशन, 2b अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये वाला a एक बचा है वो ऊपर उचक के चला जाएगा, तो 2ba, मतलब 2ab लिख देता हूँ, 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो, ये आ गया आपका tan थीटा का वैल्यू। दिस इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा, एंगल बिटवीन टू असिम्प्टोट्स। ये संडे वाले टेस्ट पेपर जो है वो लगभग सारे चेक हो गए। दिखा दूंगा मैं आपको, है ना, आपको एक गूगल ड्राइव की लिंक भेज दूंगा ना, तो उसमें सारे आंसर शीट्स मिल जाएंगे। ये आ गया आपके पास दो असिम्प्टोट्स के बीच का एंगल का फॉर्मूला। ठीक है, 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब आपको अगर हाइपरबोला की इक्वेशन पता है, ए और बी का वैल्यू पता है, तो डायरेक्टली आप tan थीटा का वैल्यू बता सकते हो। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा फोटो बनाते हैं ना, एक लेवल इसको ऊपर ले जाते हैं। लेट अस डू सम सिंप्लीफिकेशन। थोड़ा सा डर लगेगा आपको इसमें ना, आपको पक्का थोड़ा सा डर लगेगा। तो हमारे पास जो हाइपरबोला है वो इस तरह से, देखिएगा ध्यान से, हाइपरबोला इज लाइक दिस एंड दिस। देखो इधर, ये असिम्प्टोट नंबर 1 और ये है असिम्प्टोट नंबर 2। एक बात बताऊं मैं आपको, ध्यान से सुनो। देखो इधर, ये वाला जो एंगल होगा,
पहली बात तो ये वाली जो लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू बी अपॉन ए एक्स है, और ये वाली लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एक्स है। ये वाला जो एंगल होगा वो मान लेते हैं इन दोनों ग्रीन लाइंस के बीच में जो एंगल आ रहा है वो थीटा आ रहा है, दोनों ग्रीन लाइन के बीच में जो एंगल आ रहा है वो थीटा आ रहा है, और वही tan थीटा अपन ने निकाल लिया। क्लियर है किसी को? सबको क्लियर है? किसी को डाउट है? यहाँ पर अपन ने जो थीटा निकाला है वो दोनों असिम्प्टोट के बीच का एंगल है, दोनों असिम्प्टोट्स के बीच का एंगल है। प्लीज कीप इट इन माइंड, थीटा इज द एंगल बिटवीन द असिम्प्टोट। लेकिन अब मैं आपसे अगर बात करता हूं सिर्फ इतने एंगल की, तो ये थीटा बाई 2 होगा, सोच के देखो, और ये वाला एंगल भी थीटा बाई 2 होगा। ठीक है, अच्छा ये जो थीटा बाई 2 है, क्यों थीटा बाई 2 होगा? पहली बात तो सिमेट्री से आधा आधा बराबर हो जाएगा ना, ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये वाली जो लाइन है इसका स्लोप क्या है? बी अपॉन ए, और इस वाली लाइन का जो स्लोप है वो tan थीटा बाई 2 भी होगा, और वो बी अपॉन ए के बराबर भी होगा। सोच के देखो थोड़ा सा शांति से, आराम से। मैं आपके कमेंट्स अभी नहीं पढ़ रहा हूँ, थोड़ी देर से पढ़ूंगा, ये डेरिवेशन थोड़ा सा ट्रिकी है वरना गलती हो जाएगी यहाँ पे, है ना। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये वाली जो ग्रीन वाली लाइन है इसका एंगल जो एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है उसी का टेंजेंट तो होता है स्लोप, तो tan ऑफ थीटा बाई 2 मस्ट बी द स्लोप, और इसका स्लोप अपने को पता भी है बी अपॉन ए। ठीक है, तो इसका स्लोप बी अपॉन ए होगा, तो आप ये कह सकते हो कि tan थीटा बाई 2 का वैल्यू बी अपॉन ए के बराबर होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इस वाली इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन में ऊपर और नीचे ए स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, ऊपर और नीचे ए स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, तो डिवाइडिंग बाय ए स्क्वायर आपको क्या मिल जाएगा? 2 टाइम्स बी अपॉन ए, अपॉन ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दैट्स इट। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे कि बी अपॉन ए की जगह tan थीटा बाई 2 पुट कर देंगे, है ना। तो बी अपॉन ए की जगह tan थीटा बाई 2 पुट कर देंगे, 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन एक सेकंड मैं इसको और आसान तरीके से भी सिंप्लीफाई कर सकता हूं। अगर मैंने ऐसा किया तो भी ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको क्या बताया कि b अपॉन ए का वैल्यू आया है मेरे पास tan थीटा बाई 2, है ना। एक मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा सा रफ करके देख रहा हूँ कि अपन इसको ज़्यादा आसानी से अगर लिख पाए। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एसेंट्रिसिटी? 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर। तो आप ये बोल सकते हो कि ई स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट इज इक्वल टू, यस बिल्कुल परफेक्ट है। वन प्लस tan स्क्वायर थीटा, ओके ओके ओके, वी डोंट नीड टू डू दिस, आसानी से हो जाएगा, और आसानी से। मेरे को एक्चुअल में एसेंट्रिसिटी के टर्म्स में लाना है, तो हम लोग एक काम करते हैं, आपको ये पता है कि एंगल बिटवीन द असिम्प्टोट्स ये आएगा, और आपको ये भी पता है कि tan ऑफ थीटा बाई 2 इसका वैल्यू जो है वो b अपॉन ए के बराबर होगा, और हमको ये भी पता है कि b अपॉन ए इज नथिंग बट ई स्क्वायर माइनस 1। शांति से सोचिए, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप b अपॉन ए का वैल्यू ई स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हो, तो आपको ये पता चल जाएगा कि tan थीटा बाई 2 का वैल्यू होगा एसेंट्रिसिटी स्क्वायर माइनस 1। पर्पस ये है कि अपन जो थीटा वाला एंगल है, थीटा वाला जो फॉर्मूला है उसको एसेंट्रिसिटी के टर्म्स में लिख रहे हैं। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दोगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ पे आ जाएगा ई स्क्वायर माइनस 1, माइनस 1 को उधर भेजोगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। बहुत आसान है ना, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस अटपटा लगेगा पहली बार में देखने में। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे थीटा की जगह थीटा बाई 2 है, तो ई स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, विच मीन्स ई का वैल्यू आ जाएगा सेक थीटा बाई 2 के बराबर। तो आप यहाँ से डायरेक्टली एंगल निकाल सकते हो। आपको अगर हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी पता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, लेट अस से कि आपको हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी पता है 1.5, है ना, 3/2। तो हाइपरबोला की जो इसेंट्रिसिटी होती है वो सेक थीटा बाई 2 के बराबर होती है, ऐसा आप आज से ध्यान रखना। और यहाँ पे थीटा क्या है?
थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ एसिम्पटोट्स, दोनों एसिम्पटोट के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। तो आपको अगर पूरा डेरिवेशन समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी समझ में आया तो मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बता सकता था, ये फॉर्मूला रट लो, लेकिन उससे क्या थोड़ा सा हम लोग ग्रेटफुल नहीं होते कि ये कैसे आया है और अपन इसको अब याद कैसे रखें। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू एक्चुअली रिमेंबर, एंड ये काफ़ी आसान है। मुद्दे की बात, सॉरी एक्सक्यूज मी, मुद्दे की बात यह है कि दो असिम्पटोट के बीच का एंगल थीटा, और वो थीटा अगर आपको निकालना है, वो थीटा अगर आपको निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हो, थीटा बाई टू इज नथिंग बट सेक इनवर्स ई। या आपको थीटा निकालना है तो ये 2 को भी उधर भेज दो, 2 टाइम्स सेक इनवर्स ई। अभी अपने को इनवर्स इतने अच्छे से आता नहीं है, इसलिए अपन इसमें ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, बट ऐसा भी लिखा जा सकता है, थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स सेक इनवर्स ई। तो आपको एसेंट्रिसिटी पता है, उसका सेक इनवर्स करो, डबल कर दो, एंगल बिटवीन असिम्पटोट आ जाएगा। बार बार बोलो, फिर से सुनो, सुनना ध्यान से, आपको शांति से सुनो एकदम, मैं ये टॉपिक जल्दी नहीं पढ़ा सकता आपको। एसेंट्रिसिटी पता है, उसका सेक इनवर्स ले लो और डबल कर दो, एंगल बिटवीन दी एसिम्पटोट्स आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी, द लेंथ ऑफ, मैं अंग्रेजी में नहीं लिखवाता है ना, मेरे को खुद नहीं आती इतनी अंग्रेजी, आपको कैसे समझाऊं, पहला बार हिंदी में समझते हैं ना। सुनो ध्यान से, सुनो इधर ध्यान से सुनना है ना। इफ यू हैव अ हाइपरबोला whose asymptotes are known to us, ये हाइपरबोला है, और ये हाइपरबोला है, सही है। ओके, दीज आर asymptotes। कुछ समझाया थोड़ी मैंने अभी यार, मैं तो ड्राइंग बना रहा हूं। ठीक है, अब काम की बात, ये दोनों असिम्पटोट तो इन्फिनिटी पर टेंजेंट होता है। मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि अगर मैंने हाइपरबोला पर कोई भी टेंजेंट बनाया, ठीक है, और उस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लीजिए ये है P, तो ये जो टेंजेंट बना है इसने असिम्पटोट को कहां पर इंटरसेप्ट करा, एक तो यहां पे देखो, इंटरसेक्ट करना, CT, इंटरसेक्ट, ये तो जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती तब होता है। अब तीन लाइन आ जाती तो अपन इंटरसेप्ट बोलते हैं ना, क्योंकि उसमें एक्चुअल में क्या होता है कि बची हुई दो लाइंस को तीसरी लाइन दो पॉइंट पे कट करती, तो बीच में बनता है लेंथ, उसको अपन बोलते हैं इंटरसेप्ट। ठीक है, तो वही चीज मैं अंग्रेजी में लिखवाऊंगा आपको, जो इंटरसेप्ट होता है ना, इंटरसेप्ट इज बाइसेक्टेड बाय पॉइंट P। बस इतनी सी बात बताना चाह रहा हूं, अगर आपका इंटरसेप्ट जो है वो A और B है, तो A और B का मिड पॉइंट होगा P मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बाइसेक्ट द इंटरसेप्ट। उसी बात को अपन अब हिंदी में लिखते हैं ना, क्या लिखेंगे, द लेंथ ऑफ टैंजेंट इंटरसेप्टेड, द लेंथ ऑफ टैंजेंट इंटरसेप्टेड, इंटरसेप्टेड बिटवीन, या इंटरसेप्टेड बाय, कुछ भी लिख सकते हो, बिटवीन द एसिम्पटोट्स is bisected at the point of contact, is bisected at the point of contact। या पॉइंट ऑफ टैंजेंसी भी लिख सकते हो, है ना। तो तीसरा टैंजेंट मैंने बनाया अगर, तो वो एक्चुअल में इंटरसेप्ट को बाइसेक्ट करेगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या पॉइंट ऑफ टैंजेंसी।
ठीक है। अब काम की बात एक और इसी में बता देता हूँ मैं कि यहाँ पर है ना एक ऑरेंज कलर का ट्रायंगल आता है। ये ऑरेंज कलर का एक ट्रायंगल बनेगा जब भी दो असिम्प्टोड और एक ट्रायंगल इन्वॉल्व होंगे। जब भी दो असिम्प्टोड और ट्रायंगल इन्वॉल्व होंगे तो ये ऑरेंज कलर का ट्रायंगल बनेगा। नहीं सुना किसी ने? जब भी दो असिम्प्टोड मतलब ये ग्रीन वाले और रेड वाला टेंजेंट, दीज आर इन्वॉल्व, तो एक ट्रायंगल बनता है। इस ट्रायंगल का जो एरिया होता है ना, वो होता है a इंटू बी के बराबर। तो इसका जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, दिस इज AB स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, आप आराम से निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए अपने को बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होगी इसको प्रूव करने के लिए। बट एक्सक्यूज मी, तो इसको अपन लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे बताइए? इसको अंग्रेजी में लिखने में देखो यार, एक तो अंग्रेजी में लिखने में मौत आती है। ठीक है, कैसे लिखा जाए? मैं बस इतना लिखूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय असिम्प्टोड एंड एनी टेंजेंट इज AB स्क्वायर यूनिट। बस इतना ही लिख रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by any tangent formed by any tangent and asymptote है ना, इट इज कांस्टेंट। मतलब ये हर बार AB स्क्वायर यूनिट आएगा। कितनी अच्छी बात है, सोचो, बहुत प्यारी बात है ये। आप कोई भी टेंजेंट बना दो ना, आप यहाँ पे भी अगर टेंजेंट बनाते हो तो असिम्प्टोट के साथ जो ट्रायंगल बन रहा है इसका एरिया भी AB स्क्वायर यूनिट आएगा। कोई भी आप टेंजेंट बना दो, इस कांस्टेंट है ना। ठीक है, इस कांस्टेंट एंड is equal to AB square units is equal to A into B square units। अब ये AB क्या है? What is AB? यहाँ पे लिख लो ब्रैकेट में फॉर हाइपरबोला x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इस हाइपरबोला का जो a और b है वो क्या है? सेमी ट्रांसवर्स और सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज ऑफ असिम्प्टोट बहुत आसान है। तीन ही प्रॉपर्टी पढ़ी मैंने। पहली प्रॉपर्टी, एंगल बिटवीन द असिम्प्टोट क्या होता है? 2 टाइम्स सेक इनवर्स E, सेक इनवर्स एसेंट्रिसिटी। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो ना, जस्ट रिमेंबर द फाइनल रिजल्ट। ओके, यू कैन ऑल्सो रिमेंबर कि आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ये भी सही तरीका है। लेकिन अपन अगर एसेंट्रिसिटी के टर्म्स में लिखते हैं तो ज़्यादा आसान होता है याद रखना और समझना भी। तो आपको अगर ऐसे करना है तो ऐसे करो। मैं तो आपको सच बता रहा हूँ, जो सबसे अच्छा मास्टर तरीका है करने का वो ये है। लफड़ा ही खत्म। आप असिम्प्टोट का स्लोप निकालो, m1 माइनस m2 upon 1 प्लस m1 m2। अगर आपको कुछ भी याद नहीं तो ऐसे तो आप निकाल ही लोगे। लेकिन अगर आपको एसेंट्रिसिटी, सिर्फ एसेंट्रिसिटी दे रखा है तो फिर अपने को मजबूरन इसी तरीके से करना पड़ेगा। दूसरी बात हमने ये पढ़ी कि टेंजेंट जो होता है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, टेंजेंट का जो इंटरसेप्ट होता है उसका मिड पॉइंट होता है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना। और तीसरी बात, जो ट्रायंगल बनेगा किसी भी टेंजेंट और असिम्प्टोट से, उसका एरिया हमेशा AB होगा। तो अगर आप यहाँ पे एक और ट्रायंगल बनाते हैं, एक सेकंड, पता नहीं लाइन क्यों नहीं बन रही आज। ये वाला ट्रायंगल भी अगर मैंने बनाया तो इसका एरिया भी AB स्क्वायर यूनिट आएगा। ठीक है, दिस इज AB स्क्वायर यूनिट्स। कोई भी ट्रायंगल बनाओगे उसका एरिया AB स्क्वायर यूनिट ही आएगा। ठीक है, चलो
एक और स्पेशल चीज बताते हैं ना अपन असिम्प्टोट के बारे में। देखिए हमारे पास हाइपरबोला है हर बार की तरह, उस हाइपरबोला में दो असिम्प्टोट बन सकते हैं, ठीक है। पहला असिम्प्टोट ऐसा बनेगा और दूसरा असिम्प्टोट ऐसा बनेगा। इसका जो स्लोप आएगा, इसका जो स्लोप आएगा वो आएगा b अपॉन ए के बराबर, और इसका स्लोप आएगा माइनस b अपॉन ए के बराबर, ठीक है। बता रहा हूं मैं आपको, एकदम काम की बात बता रहा हूँ। ये वाला फिगर बना लो, ऊपर वाले पॉइंट लिख लो एकदम अपन। उसके बाद एक छोटी सी चीज देखेंगे, फिर वी विल स्टार्ट विथ नॉर्मल। ठीक है, अब सुनना मेरी बात ध्यान से ना, मैं आपको दो पॉइंट बताऊंगा और बहुत आसान आसान से पॉइंट है। हो सकता है इससे क्वेश्चन आए, हो सकता है इससे क्वेश्चन ना आए, लेकिन आपको इससे एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, ठीक है। अब देखिए असिम्प्टोट तो ये दिख नहीं रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ कि ये दिखने लग जाए असिम्प्टोट जैसा, है ना। ओके बेटा, ध्यान से सुनना, अभी ना बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान बात बता रहा हूँ मैं। पहली बात तो ये है कि ये वाला जो असिम्प्टोट है इसको अपन असिम्प्टोट नंबर 1 बोल देते हैं, A1, और ये इसको बोल देते हैं असिम्प्टोट नंबर 2। मैं आपको बस इतनी सी बात बताना चाह रहा हूँ कि इसका स्लोप है b अपॉन है, इसका स्लोप है माइनस b अपॉन है, सही बात है। अगर मैंने कोई भी लाइन इस दुनिया में ऐसी लाइन ली जिसका स्लोप b अपॉन ए से कम आता है, समझना मेरी बात ध्यान पे, अपन सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ये वाले क्वाड्रेंट की बात करके अभी समझते हैं, मतलब इस साइड की वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड में फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट आते हैं। हम सिर्फ इन्हीं क्वाड्रेंट की बात करेंगे अभी, तो आपको उधर का अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर मैंने कोई भी लाइन ली इस तरह से जिसका स्लोप इस ग्रीन वाली लाइन से कम है, इस ग्रीन वाली लाइन से अगर स्लोप कम है तो लाइन ऐसे आएगी ना, अरे कम कम स्लोप पे मतलब कम एंगल पे इंक्लाइंड होगी, तो लाइन इस तरह से आएगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर स्लोप b अपॉन ए से या असिम्प्टोट नंबर 1 से कम हुआ तो लाइन कैन नेवर बी अ टेंजेंट टू हाइपरबोला। इससे कम स्लोप लाओगे ना तो टेंजेंट नहीं बना पाओगे आप हाइपरबोला पे, चाहे आप उसको फिर 0,0 से पास करो या फिर 0,0 से पास ना करो, क्योंकि सेम स्लोप की पैरेलल लाइन तो कितनी भी बन सकती है, इनमें से एक भी लाइन हाइपरबोला पे टेंजेंट नहीं हो पाएगी, सीकेंट हो पाएगी। फील हो रहा है ना, देख के ही फील हो रहा है, हम आग के अंधे होते तो हमको ये समझ में नहीं आता। अगर ये वाली लाइन को मैंने थोड़ा सा ऐसे गिरा दिया तो इसका स्लोप अब ऐसा हो जाएगा। नाउ दिस इज नॉट ए टेंजेंट, दिस इज अ सीकेंट। समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, द सेम विल हैपन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, कि अगर मैंने ये माइनस बी अपॉन ए से नीचे कर दिया लाइन को तो ऐसे बन जाएगी लाइन। अब ये लाइन टच नहीं कर पाएगी हाइपरबोला को कभी भी, है ना। तो आपको क्या समझ में आया है कि लाइन, जो भी लाइन है ना, जो भी लाइन, अब क्या लाइन हम स्टूडेंट्स की तरह है और हमारा टारगेट है ना, जैसे जेई क्रैक करना, उसी तरह से लाइन का टारगेट है कि असिम्प्टोट पे, सॉरी हाइपरबोला पे टेंजेंट बनना है। क्या टारगेट है लाइन का? हमको तो बस टेंजेंट बनना है हाइपरबोला पे। तो लाइन की कंडीशन होगी क्या कि आप है ना इसके नीचे मत गिर जाना। समझ में आ रहा है? आपका स्लोप जो है वो इसके नीचे ना चले जाए, अदरवाइज आप टेंजेंट तो कतई ना बन पाओगे कभी भी, आप सीकेंट बन के रह जाओगे। तो लाइन को क्या एडवाइस दोगे आप, है ना, लाइन को एडवाइस दोगे कि आप हमेशा ये ग्रीन लाइन के ऊपर रहना और ये वाली ग्रीन लाइन के भी ऊपर, या फिर यहाँ पे नीचे रहना, ठीक है। तो लाइन का जो डिजायर्ड एरिया रहेगा या डिजायर्ड स्लोप रहेगा वो क्या रहेगा कि b बाय ए से बड़ा हो,
लाइन का स्लोप हमेशा b बाय ए से बड़ा हो, ठीक है। तो b बाय ए से बड़ा हुआ तो ये लाइन बनेगी। क्या ये वाली लाइन, इसका स्लोप b बाय ए से बड़ा है? यस। क्या ये वाली लाइन हाइपरबोला पे टेंजेंट बन सकती है? मतलब आप ये सोचो कि ये वाली लाइन जिसका स्लोप m1 है, ये m1 क्लियरली b बाय 1 से बड़ा है, b बाय ए से बड़ा है। क्या ये टेंजेंट बन सकती है हाइपरबोला पे? m स्लोप की लाइन, यस, m स्लोप की लाइन टेंजेंट बन सकती है ना। देखो आप इसको थोड़ा सा मूव कर दो, स्लोप थोड़ी ना चेंज हुआ, स्लोप तो अभी भी m है, बस टेंजेंट बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है, लाइक दिस। लेकिन अगर मैं ये वाली लाइन लेता हूं, ये पिंक वाली लाइन लेता हूं जिसका स्लोप b बाय ए से कम है, तो ये टेंजेंट ना बन पाएगी। आप इसको कितना भी मूव कर दो, कहीं पे भी ले जा लो, ठीक है, कहीं पर भी ले जा लो, ये कभी भी मूव टेंजेंट नहीं बन पाएगी। अच्छा, फिगर आप लोग प्लीज इसको बना लीजिए, एक बार फिगर बनाइए, फिर मैं आपको एक चीज जो है डायरेक्टली लिखवा दूंगा, एंड दैट विल बी द लास्ट थिंग। स्लोप कहाँ कहाँ होना चाहिए वो हम बताते हैं। आपने जो बोला ना विवेक, उसमें एक हल्की सी गलती है, मैं आपको आपकी गलती का एहसास दिलाऊंगा अभी, डोंट वरी, वही मेरा काम है। देखो आप जो बोल रहे हो मेरे को, वो क्या बोल रहे हो कि स्लोप यहाँ पे होना चाहिए, b बाय ए से माइनस b बाय ए के बीच में होना चाहिए। सही बात है, एकदम परफेक्ट है, कोई गलती नहीं है आपके इसमें। लेकिन नीचे भी आप देखोगे ना, ये वाला माइनस b बाय ए से b बाय ए, मतलब इस रीजन में आपकी लाइन का स्लोप होना चाहिए। तो है ना, उसको बोलेंगे कैसे अपन, ये वाली लाइन जो होती है, ये वाली लाइन देखो ध्यान से हर कोई, ये वाली लाइन, इसका स्लोप कितना होगा? tan ऑफ माइनस 90, tan ऑफ माइनस 90। अब एग्जैक्ट 90 मत ले लो, आप 89.99 ले लो, क्योंकि एग्जैक्ट 90 पे तो नॉट डिफाइंड होगा। तो यहाँ पर स्लोप कितना आएगा? यहाँ पर स्लोप आएगा माइनस इन्फिनिटी, और ये वाली लाइन पे स्लोप कितना आता है? प्लस इन्फिनिटी। सही बात है। अच्छा, तो लाइन का स्लोप कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? हम लोग हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे स्लोप बताने के लिए। तो देखिए लाइन का स्लोप होना चाहिए माइनस इन्फिनिटी से यहां तक, एक मिनट, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे ना, तो ये वाला रीजन जो होगा, एक सेकेंड, माइनस इन्फिनिटी से माइनस बी बाय ए, एंटी क्लॉकवाइज इसलिए मूव करेंगे क्योंकि नेगेटिव स्लोप पहले लिखना है आपको रेंज में। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, स्लोप शुड लाई इन द रीजन माइनस इन्फिनिटी टू, ये एक बार में समझ में नहीं आएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर ये वाला स्लोप, ठीक है, माइनस बी बाय ए। फिर ये बीच वाला स्लोप नहीं चाहिए आपने को, तो इसको हटा दिया अपन ने। फिर वापस से अपन यहाँ पे पहुंचे, यहाँ से लेकर आपको इन्फिनिटी तक का सारा स्लोप चाहिए होगा, तो माइनस बी बाय ए, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस बी बाय ए, यूनियन बी बाय ए से लेकर इन्फिनिटी। बात समझ में आ रही है? फिर बच्चे बोलेंगे सर ये वाला रीजन कहाँ लिखोगे आप? बेटे वो आ गया, ये सेम रीजन है। फिर बच्चे बोलेंगे सर ये वाला रीजन तो लिखा है, अरे आ गया ना, यही वाला रीजन है। सोच के देखो ना यार, अगर आप, वही है, दिमाग का खेल है, थोड़ा सा दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा कि अगर आपकी लाइन यहाँ पर आती है या यहाँ पर आती है, तो एक ही बात है ना यार। जो लाइन इस रीजन में आ रही है वो एक्सटेंड होके, एक्सट्रापोलेट होके इस रीजन में तो झक मार के आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी, तो वो अपन लिख चुके हैं। और अगर जो लाइन इस रीजन में आ रही है वो डेफिनेटली एक्सट्रापोलेट होके इस रीजन में आ गई होगी, तो यहाँ पर जो स्लोप रहा होगा वही स्लोप यहाँ पे रहा होगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइन का जो रिक्वायर्ड या डिजायर्ड स्लोप है वो हम इधर से ही डिफाइन कर देंगे, इन दोनों रीजन से। और यहाँ से स्टार्ट इसलिए करा है, उसका सिंपल सा रीजन ये है कि आप हमेशा नेगेटिव नंबर से स्टार्ट करते हो ना, यू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम LHS टू RHS। नंबर लाइन में आप क्या माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ मूव करते हो, उसी वजह से मैंने नेगेटिव नंबर्स को पहले लिखा है। तो आपका स्लोप अगर इस रीजन में हुआ, अगर इस रीजन में हुआ तो वो टेंजेंट बन पाएगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना,
आप इसको याद मत रखो, डू नॉट मेमोराइज इट, आप ये रीजन याद रखो, ये वाला रीजन असिम्प्टोट के बीच का, ये वाला और ये वाला रीजन, बस इतना याद रखो, आप अपने आप डिफाइन कर पाओगे। माइनस इन्फिनिटी टू माइनस बी बाई ए, देखो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस बी बाई ए यूनियन बी बाई ए टू प्लस इन्फिनिटी, स्लोप शुड बी इन दिस रीजन। ठीक है, तो हम इस चीज को एक बार अंग्रेजी में लिखते हैं। फॉर हाइपरबोला द वैल्यू ऑफ स्लोप फॉर अ हाइपरबोला the values of slope lies in the region value of slopes of tangent है ना, slopes of what, slopes of tangent lie in slope of tangents, slopes of tangents lie in this region. Okay, that's it. एक और खास बात बताता हूँ मैं आपको, बहुत बहुत हेल्प होगी आपको इसकी, ये तो खैर मैंने आपको बता दिया। नाउ वी विल डू वन मोर खास बात। आपने जो बोला था ना, एक बार सोच के देखो विवेक, उसमें एक गलती थी। उसमें क्या गलती थी, आप माइनस बी बाई ए से प्लस बी बाई ए बोल रहे हो, मतलब आप बोल रहे हो कि बी बाई ए से बड़ा स्लोप नहीं हो सकता। आप मतलब आपकी रेंज का यही तो कहना है कि इसके बीच का चाहिए, लेकिन एक्चुअल में इसके बीच का नहीं चाहिए, इसके बाद का चाहिए और इसके पहले का चाहिए। मतलब आप बोल रहे हो कि इन दोनों के बीच में ये वाला रीजन है, माइनस बी बाई ए से प्लस बी बाई ए, यहाँ पे स्लोप होना चाहिए। आपका कहने का मतलब सही है, लेकिन मैथमेटिकली वो थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि स्लोप अगर नेगेटिव इन्फिनिटी होता है तो वो भी चलेगा, वो भी टेंजेंट हो सकता है हाइपरबोला से। ये वाली लाइन दिस इज, इसका स्लोप है नेगेटिव इन्फिनिटी मान लो, लेकिन इट इज टेंजेंट टू द हाइपरबोला। ठीक है, अच्छा एक खास बात अपन देखेंगे अभी, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन क्वेश्चन सॉल्विंग। ठीक है, ये कॉमन सेंस की बात है, मैं आपको बताऊंगा और खत्म कर दूंगा। ठीक है, आप अगर क्लॉक चालू करेंगे तो 60 सेकंड में बात मैं खत्म कर दूंगा। देखिए, लेकिन आपको देखना पड़ेगा सामने, प्लीज हैव अ लुक। जो हाइपरबोला है वो करता क्या है कि असिम्प्टोट्स हाइपरबोला को दो रीजन में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, पहला रीजन होता है ये ऊपर वाला। ठीक है, ये ऊपर वाला जो भी रीजन है ये होगा पहला रीजन। ठीक है, और इसी का रेप्लिका नीचे आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस रीजन से या फिर इस रीजन से हम अगर कोई भी पॉइंट चूज करते हैं, वन सेकेंड, ओके, मजा आ रहा है ड्राइंग करने में, मस्ट बी सेटिस्फाइंग टू वॉच एज वेल। हाँ जी, देखो ये वाला रीजन और ऊपर वाला रीजन, यहां पर अगर आपने कोई भी पॉइंट चूज किया है ना, इफ यू चूज एनी पॉइंट, और अगर आप यहां से टेंजेंट ड्रॉ करते हो हाइपरबोला पे, तो वो दोनों टेंजेंट जो आएंगे अलग अलग ब्रांच पे जाएंगे, सेम ब्रांच पे ऐसे नहीं जा पाएंगे कभी भी, नेवर। समझ में आ रहा है? तो असिम्प्टोट के बीच का रीजन ये वाला, यहां से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो हाइपरबोलास पे, तो एक टेंजेंट आपका जाएगा ब्रांच नंबर 1 पे और एक टेंजेंट जाएगा ब्रांच नंबर 2 पे। ठीक है, तो ये येलो वाले रीजन से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो दोनों ब्रांच अलग अलग पे जाएगा। अपन ने एक क्वेश्चन करा था पीवाईक्यू का, उसमें याद है आपको, ऐसा आया था कुछ कुछ, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। और अगर आप ब्लू वाले रीजन से टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो सेम ब्रांच पे जाएगा। ठीक है, क्या आप इस बात को अंग्रेजी पे लिख पाओगे? बिल्कुल लिख सकते हो, कोशिश करो। मैं जब तक ड्राइंग कर लेता हूँ। ठीक है, और ये ब्लू वाले रीजन पे अगर आपने कोई भी पॉइंट लिया, वहां से अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ठीक है,
तो अगर मैंने यहाँ पर कोई पॉइंट लिया तो वो सेम ब्रांच पे टेंजेंट ड्रॉप कर पाओगे उस पॉइंट से, ठीक है। और इधर कोई पॉइंट लिया आपने तो आप अलग अलग ब्रांच पे ही टेंजेंट ड्रॉ कर पाओगे, ठीक है। तो पॉइंट P और पॉइंट Q, अच्छा आपने बोला नहीं होना चाहिए, ओ मैंने तो देखा नहीं। ठीक ठीक ठीक, मेरी गलती है ना, मैंने देखा नहीं। तो आप इसको कैसे लिखोगे? इसको अंग्रेजी में लिख दे अपन कि आप खुद से लिख दोगे? मेरे सर तो बताते भी नहीं, वो इतना बता के आगे बढ़ जाते हैं, बोलते खुद से लिख लो। तो और हम लोग खुद से ऐसे लिखते थे कि पी से डालोगे तो ऐसा मतलब इस तरह की हैंडराइटिंग आती थी नोट्स में, एकदम शॉर्ट में, और समझ में आ जाता था। चलिए अपन एक बार लिख लेते हैं। फ्रॉम येलो रीजन, फ्रॉम येलो रीजन, any tangent drawn, any point, tangents ऐसा लिखते हैं ना, रुको अपन थोड़ा सा अंग्रेजी में यार, अपन tangents drawn from any two points, from any point on this region will meet hyperbola at both the branches, ठीक है। और from blue region, from blue region any tangent drawn from tangents drawn from any point in this region will meet the hyperbola, will meet in the same branch, ठीक है। फोटो बना हुआ है अपने पास, तो आप समझ जाओगे कि अगर अपन ने पॉइंट Q से टेंजेंट ड्रॉ करा तो वो एक ही ब्रांच पे मिल रहा है, ये वाली ब्रांच पे मिल रहा है। और अगर अपन ने पॉइंट P से ड्रॉ करा तो वो दोनों अलग अलग ब्रांच पे मीट करेगा, ठीक। सिंगेज अटेम्प्टेड ध्रुवम ने भी किया है, अमर ने भी किया है, शुभम। कैलकुलस चालू करेंगे बेटे बहुत एकदम जल्दी से, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। Okay, let us write a question. पहले एक बहुत आसान क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको। फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला अच्छा ये हैंग हो रहा है क्या? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला which has 3x minus 4y plus 7 is equal to 0। थोड़ा सा लैग कर रहा है ना। एंड 4x plus 3y plus 1 is equal to 0 as its asymptote, as its asymptotes, and which passes
through the origin, which passes through the origin. सॉल्व करें इसको प्लीज। आप लोग खुद से सॉल्व करो, मेरे को तो नहीं आता है क्वेश्चन करते, आप लोग खुद से करो। नया प्लेटफॉर्म तो ओपन करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? आई इन्फॉर्म यू। सर मैंने कल होमवर्क थोड़ा लेट भेजा है, ठीक है। आप कैलकुलस बिल्कुल सिंगेज अटेम्प्टेड थोड़े ही बने। मुश्किल क्वेश्चन है सिंगेज के, मजाक नहीं है ना, लेकिन आप करोगे। 2 क्वेश्चन नहीं बने, बहुत बढ़िया ना। पैराबोला से ज़्यादा बन रहे हैं। सिंगेज अटेम्प्टेड, पैराबोला तो पुराना चैप्टर है, सेंड नहीं किया क्योंकि पूरा अटेम्प्ट नहीं। तेजस फिर से मुझे भेजो। आर्या ने भी अटेम्प्ट करे। सर वो टेस्ट पेपर हो गए ना, चेक हो गए। सर वो स्पेशल टाइप के आपको सीक्वेंस सीरीज की बात कर रहे हो ना? स्क्रीन फ्रीज हो गई है क्या? बहुत पुरानी बात है ये तो अगर आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है तो थोड़ा सा वेट करते हैं अपन। ब्लैक स्क्रीन दिखाई देगी अभी आपको, है ना? ब्लैक स्क्रीन दिखाई देगी विच विल टर्न नॉर्मल इन सम टाइम। अभी क्या हो गया ना कि प्रॉब्लम ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके बैच में हो रहा है, ये हर बैच में प्रॉब्लम हो रही है। दैट इज वाई वी आर शिफ्टिंग टू न्यू प्लेटफॉर्म। देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला व्हिच हैज दिस एंड दिस एज असिम्प्टोट्स। तो आपको ये चीज सिखाई गई है कि कंबाइंड इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट्स। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट, देखो ये वाला असिम्प्टोट खूबसूरत नहीं है। अगर आपका असिम्प्टोट y इक्वल टू mx टाइप का होता तो स्टैंडर्ड हाइपरबोला आता, लेकिन ये असिम्प्टोट स्टैंडर्ड नहीं है, तो हाइपरबोला भी स्टैंडर्ड नहीं आएगा। लेकिन आपको ये पता है कि असिम्प्टोट की कंबाइंड इक्वेशन, असिम्प्टोट की कंबाइंड इक्वेशन ये होती है, और यहाँ पे जीरो की जगह अगर आप k डाल देते हो तो हाइपरबोला की इक्वेशन आ जाती है। समझ में आ रही हो? मतलब असिम्प्टोट की कंबाइंड इक्वेशन और हाइपरबोला की इक्वेशन डिफर्स बाय अ कांस्टेंट। समझ गया? कंबाइंड इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट्स and equation of hyperbola differ by a constant, and equation of hyperbola differ only by a constant। तो अपन ने क्या बोला? इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट ये है और ये है, इनकी कंबाइंड इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट लिख देते। तो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट मैंने लिख दिया, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट्स वो आ जाएगी 3x माइनस 4y प्लस 7 इंटू 4x प्लस 3y प्लस 1। ये आ गई कंबाइंड इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसी इक्वेशन में अगर 0 की जगह कांस्टेंट लगा दिया मैंने, पहले इसको आप सिंप्लीफाई करो, है ना? इसको सिंप्लीफाई कर लो एक बार अच्छे से। तो 3x इंटू 4x कितना आ जाएगा? 12x स्क्वायर। फिर 3x इंटू 3y ये आ जाएगा 9xy। फिर आ जाएगा 3x इंटू 1 ये आ जाएगा 3x। 4x इंटू 4y दिस विल बी माइनस 4 4 4 जा 16 xy। 4 3 जा 12 y स्क्वायर, ठीक है, एंड माइनस 4y इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को अगर सजा के लिखूंगा मैंने 12x स्क्वायर माइनस प्लस 9xy माइनस 12y स्क्वायर। अच्छा, 9xy और 16xy दो आ रहा है ना, तो 9 माइनस 16 विल बी माइनस 7। तो लेट अस मेक इट माइनस 7। फिर आ जाएगा प्लस 3x माइनस 4y। कांस्टेंट कहाँ है भाई? 7 4y इंटू 3y 4y इंटू माइनस 1, फिर 7 इंटू 4x भी तो करेंगे। ओ नहीं, थोड़ा सा और आएगा ना, थोड़ा सा और टर्म्स आएगा, 2 मिनट रुक जाओ। तो 7 इंटू 4x विल बी 7 4 ज़ा 28x और 7 3 ज़ा 21y, 7 1 ज़ा 7। ठीक है। तो फाइनली आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? 28 प्लस 3 दैट इज 31x। डर तो नहीं रहे हो ना?
मैं ऐड ही तो कर रहा हूँ। अगर आपको इतनी भयानक इक्वेशन देख के डर लग रहा है, इसका मतलब आप दिमाग नहीं लगा रहे हो। 21y और -4y, तो आ जाएगा +17y +7 इज इक्वल टू 0। ये कंबाइंड इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोड है। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोड में और हाइपरबोला की इक्वेशन में बस कांस्टेंट का फर्क होगा, है ना। इन दोनों में बस कांस्टेंट का फर्क होगा, मतलब इसमें 7 है तो उसमें 7 की जगह कुछ और कांस्टेंट होगा, यही होता है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विल डिफर बाय जस्ट अ कांस्टेंट। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला में सब कुछ सेम होगा, बस लास्ट में 7 जो है ना, इस 7 की जगह कुछ और कांस्टेंट लैम्डा होगा, ठीक है। तो 17y प्लस यहाँ पर एक कांस्टेंट होगा लैम्डा, कुछ आई डोंट नो क्या होगा। अब वो लैम्डा अगर अपने को निकालना है तो आपको बोला है कि दिस हाइपरबोला पासेस थ्रू द ओरिजिन। हाइपरबोला ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है। नाउ दिस पासेस थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। तो इसमें 0 0 सेटिस्फाई करेंगे, अगर आप 0 0 सेटिस्फाई करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 0। सब कुछ तो 0 हो जाएगा, क्या ही बचेगा जिंदगी में, कुछ भी नहीं बचेगा। लैम्डा 0 आ जाएगा, मतलब फाइनल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, फाइनल इक्वेशन ऑफ hyperbola will be 12x square minus 7xy minus 12y square plus 31x plus 17y is equal to 0. This is the final answer. इसको आप आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि एक्स वाई वाला टर्म आ जाता है ना, तो वो अपने सिलेबस में नहीं आता। दिस इज टिल्टेड हाइपरबोला, ठीक है। आपको अभी स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? अभी स्क्रीन फ्रीज नहीं है। एक बहुत दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन दे देता हूँ मैं आपको, है ना। फाइंड the eccentricity of the hyperbola with asymptotes 3x plus 4y equals to 2 and 4x minus 3y is equal to 2. आपको पता है एसेंट्रिसिटी क्या होती थी? आपको पता है कि दोनों हाइपरबोला के बीच में जो भी एंगल आएगा sec of theta by 2, थीटा इज द एंगल बिटवीन दी हाइपरबोला, है ना। आपको एक चीज मैंने ये बताई थी कि थीटा इज नथिंग बट 2 टाइम्स sec इनवर्स एसेंट्रिसिटी, है ना। तो आप मुझे बताइए कि थीटा क्या होता था? थीटा इज द एंगल बिटवीन असिम्प्टोट्स। देखो ऊपर अपन ने क्या पढ़ा था? अपन ने ऊपर ये पढ़ा था कि थीटा इज एंगल बिटवीन दी असिम्प्टोट्स। दोनों असिम्प्टोट के बीच का जो एंगल होता है वो थीटा होता है। अभी असिम्प्टोट आपको कुछ भी उठपटांग दे दे, असिम्प्टोट आपको कुछ भी उठपटांग, अरे लैम्डा -7 कैसे आएगा, कुछ भी बोल रहे हो आप। मैंने आपको क्या बोला कि ये वाली इक्वेशन है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट और इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। दोनों में जो कांस्टेंट होता है ना, बस उसका ही फर्क होता है। उधर 7 होगा, यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, आई डोंट नो कि क्या होगा। जैसे कि अपन ने पहले ही पढ़ा था कि, बता चुका हूँ चीज मैं आपको ना, थोड़ा लिखना पड़ेगा। हाँ जी, मैंने आपको ये बताया था कि हाइपरबोला की इक्वेशन में यहाँ पर k स्क्वायर आता था और यहाँ पे 0 आता था। बात समझ में आ रही? 0 इसीलिए आता था इधर क्योंकि इक्वेशन ओरिजिन से पास कर रही है आपकी, दोनों असिम्प्टोट ओरिजिन से पास कर, ओरिजिन से पास नहीं करते तो कुछ और आता, लेकिन दोनों में फर्क बस कांस्टेंट का होता है। आपको ध्यान रखना है कि फर्क कांस्टेंट का होता है बस। अब यहाँ पे देखो आप, दोनों असिम्प्टोट के बीच का एंगल होता है थीटा, तो थीटा इज नथिंग बट एंगल बिटवीन दी असिम्प्टोट्स। दोनों असिम्प्टोट ये है और ये है। देखो असिम्प्टोट तो उठ पटांगे, असिम्प्टोट्स तो डेफिनेटली आपको खूबसूरत वाले असिम्प्टोट नहीं दिए। स्क्रीन फ्रीज हो गई है, देखो यार, एक तो पता नहीं बहुत दिक्कत है इसके साथ।
रुक जाओ, मैं ठीक कर रहा हूँ, है ना। ओके, अभी ठीक हुआ? यार बताना चाहिए ना, इतनी देर से अगर स्क्रीन फ्रीज है तो। अभी दिखाई दे रही है क्या स्क्रीन? ओके, देखो दोनों असिम्प्टोट के बीच का एंगल, ये वाला असिम्प्टोट और ये वाला असिम्प्टोट, क्लियरली दे आर परपेंडिकुलर। 3x plus 4y is equal to 2 and 4x minus 3y is equal to 2 आर परपेंडिकुलर। दिख रहा है ना आपको? क्योंकि इसका स्लोप क्या है, -3/4, इसका स्लोप है -3/4 और इसका स्लोप है 4/3। दे आर परपेंडिकुलर। तो थीटा क्या आ गया, दोनों असिम्प्टोट के बीच का एंगल, दोनों असिम्प्टोट के बीच का एंगल आ गया π/2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स सेक इनवर्स इसेंट्रिसिटी। ये 2 को आप नीचे भेज दोगे तो π/4 आ जाएगा, है ना। तो सेक इनवर्स इसेंट्रिसिटी इज नथिंग बट π/4। ठीक है, ये सेक इनवर्स को उस तरफ भेजा जा सकता है। अभी अपन बिगिनर लेवल पे तो ऐसा सोच सकते हो आप, है ना। तो आप इसको सोच सकते हो सेक ऑफ π/4 के बराबर ये आ जाएगा इसेंट्रिसिटी, दैट इज √2। मतलब √2 इसेंट्रिसिटी आती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की, जो अपन पढ़ेंगे अभी, हमने बहुत डिटेल में उसको नहीं पढ़ा है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वो वही होता है। नहीं, अभी स्क्रीन फ्रीज नहीं है ना भक्ति, अभी तो दिखाई दे रहा है, मेरे सामने चल रहा है लेक्चर में। ऊपर वाला क्वेश्चन एक और बार बताओ, ये वाला क्वेश्चन देखो। अगर स्क्रीन फ्रीज हो गई है तो मैं फिर से बताता हूँ कि आप कंबाइंड इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट लिख दो। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करा, दोनों को मल्टीप्लाई करके आपने लिखा तो ये कंबाइंड इक्वेशन आई। इस इक्वेशन में और एक्चुअल में हाइपरबोला की इक्वेशन में बस एक कांस्टेंट का फर्क होता है, वही अपन ने लिखा था। आप लोग क्या सोच रहे हो, पता नहीं क्या सोच रहे हो आप लोग, यहाँ पर कांस्टेंट 7 है, यहाँ पर कांस्टेंट कुछ और होगा। भाई जैसे पैरेलल लाइन में होता था ना कि एक कांस्टेंट भी तो फर्क होता था, बाकी सब कुछ सेम होता था। तो ये जो कांस्टेंट है वही यहाँ पे डिफर कर जाएगा। कहने का मतलब है कि बाकी सारी चीजें रिटेन रहेगी, बाकी सारी चीजें एक जैसी रहेगी वैसी ही रहेगी, बस यहाँ पे कांस्टेंट कुछ और आ जाएगा। फिर आपको बोला गया कि द हाइपरबोला विच पासेस थ्रू ओरिजिन। अब ये है हाइपरबोला की इक्वेशन, ये ओरिजिन से पास करता है तो ओरिजिन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे 0 डाल दो हर जगह, 0 0 एक्स वाई की जगह, तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ लैम्डा। लैम्डा का वैल्यू 0 आ जाएगा, लैम्डा का वैल्यू 0 आ गया, इसका मतलब हाइपरबोला की इक्वेशन ये आ जाएगी। ठीक है, और ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला था, थीटा इज सेक इनवर्स 2 सेक इनवर्स 0 की जगह, नहीं 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 नहीं, आप लोग एकदम ऐसा सोच रहे हो कि यहाँ पे लैम्डा होना चाहिए और यहाँ पे 7 होना चाहिए। वही मिस्टेक कर रहे हो आप लोग, ऐसा नहीं होगा, है ना। वो आप ओरिजिनल इक्वेशन से देख के कंफ्यूज हो जा रहे हो। सुनो मेरी बात, है ना। यहाँ पर हाइपरबोला पे जो कांस्टेंट था वो के स्क्वायर था, और लाइन में कांस्टेंट था ही नहीं। आप ये तो सोचो लाइन का कांस्टेंट 0 था, हर बार 0 थोड़ी ना होगा भाई मेरे। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन अगर ओरिजिन से पास करती है तो उसका कांस्टेंट 0 ही आता है। अगर ये ओरिजिन से पास ना करते हुए कहीं और से पास करती तो वो 0 नहीं आता। फिर यहाँ पे तो कोइंसिडेंटली 0 था। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो कांस्टेंट था और हाइपरबोला में जो कांस्टेंट था, हाइपरबोला और असिम्प्टोट्स में जो कांस्टेंट था, बस उन्हीं का फर्क आएगा। हाइपरबोला में कांस्टेंट वाज के स्क्वायर, असिम्प्टोट में कांस्टेंट है 0। कोइंसिडेंस है बस कि यहाँ पे 0 है। अगर आपकी लाइन ओरिजिन से पास नहीं करती
यार ओरिजिन से पास करने वाली लाइन का कांस्टेंट 0 ही आता है, आप भूल गए क्या? y इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इज इक्वल टू m1x और y इज इक्वल टू m2x। दोनों में कांस्टेंट आया ही नहीं ना, तो मल्टीप्लाई करने पे भी कांस्टेंट नहीं आएगा क्योंकि वो ओरिजिन से पास कर रही है। तो दैट वाज जस्ट अ कोइंसिडेंस। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, इसलिए तो मैंने अंग्रेजी में एक चीज लिखा ही है यहाँ पे कि दे डिफर बाय जस्ट अ कांस्टेंट, है ना। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट एंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला दे डिफर बाय कांस्टेंट। और इसका मतलब आप समझ लो अच्छे से, ये जीरो वाली बात से आप कंफ्यूज मत हो। ऊपर कांस्टेंट 7 है तो नीचे 7 हटा के कुछ और कांस्टेंट होगा, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। इसी कारण मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन कराया था। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज का, जीरो से आप इसको कंपेयर मत करो। ऊपर वाली इक्वेशन का कांस्टेंट 0 नहीं आया है, वो 7 आया है, ठीक है ना। तो 7 को रिप्लेस करना रहेगा। और यहाँ पर जो कंबाइंड इक्वेशन थी उसका कांस्टेंट 0 आया था, तो अपने को 0 को रिप्लेस करना पड़ा था के स्क्वायर से। खैर बहुत आसान चीज है, इसको आप है ना मुश्किल ना बनाएं। अगला लिखिए आप, दुनिया का सबसे आसान टॉपिक, नॉर्मल टू हाइपरबोला। सर वही आएगा। अरे तुम लोग पागल हो गए हो क्या यार, कैसी बात कर रहे हो? जीरो सेटिस्फाई करोगे तो लैम्डा माइनस 7 कैसे आएगा? आपको जीरो हाइपरबोला की इक्वेशन में डालना है। कैसी बात कर रहे हो तुम लोग, एकदम कुछ भी बोल रहे हो। अरे भाई मेरे हाइपरबोला की इक्वेशन में आपको जीरो डालना, आप कहाँ जीरो डाल रहे हो? इधर जीरो डालोगे तो ये एक्स स्क्वायर वाई सब जीरो हो जाएगा ना यार। इतनी सी बात समझाने में इतना समय थोड़ी लगना चाहिए। ये आप सिर्फ बचेगा लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू जीरो, खत्म। क्या इसमें क्या दिक्कत है इतना? आप लोग जबरदस्ती छोटी सी चीज में कंफ्यूज हो रहे हो। पहले तो मैंने आपको बताया कि कांस्टेंट से डिफर करेगा, इसका मतलब ऊपर जो कांस्टेंट है वो नीचे कांस्टेंट नहीं होगा, उसकी जगह कुछ और होगा, ठीक है। अब कुछ और होगा तो अपन ने उसको लैम्डा मान लिया। फिर ये हाइपरबोला 0 0 से पास कर रहा है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो अब जब सब कुछ डालोगे तो 0 0 0 0 0 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो क्या आया? लैम्डा का वैल्यू भी 0 आ गया। आ सकता है भाई, ऐसा कोई आप ऐसा आश्चर्यचकित मत हो कि 0 नहीं आ सकता लैम्डा का वैल्यू। ठीक है। अब देखिए ये काफी हद तक एलिप्स से मिलता जुलता है ना। तो आपकी जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती है वो तीन फॉर्म में आती है ना। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म, जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। फिर आती है पॉइंट फॉर्म, जो मैं आपको अभी बताऊंगा। और फिर आती है स्लो फॉर्म, पॉइंट फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म, जो कि एकदम पॉइंट फॉर्म से मिलती जुलती है। स्क्रीन फ्रीज हो गई है क्या? ओके, नहीं हुई है। लेक्चर पीछे चल जा रहा है, इसमें लैग काफ़ी हो जा रहा है। एक तो वही सबसे बड़ा डिफरेंस है आज, क्योंकि अपन मीट पे लेते थे तो इतनी दिक्कत नहीं होती थी। ओके, इसके प्रूफ मैं आपको बताऊंगा एकदम। चलो बता ही देता हूँ। स्लो फॉर्म में जो नॉर्मल का इक्वेशन आता है वो अपन थोड़ी देर से देखेंगे, है ना। सबसे पहले अपन पॉइंट फॉर्म में देखें, क्योंकि वो आसान है, पॉइंट फॉर्म आसान है और इसी से सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। मान लो आज से 5-6 महीने बाद आपको नॉर्मल की इक्वेशन बिल्कुल भी याद नहीं है, जो कि होगा आपके साथ, बिल्कुल होगा कि आपको नॉर्मल याद ही नहीं होगा, लेकिन आपको टेंजेंट जरूर याद होगा। कोई भी हाइपरबोला पर अगर आपको पॉइंट दे रखा है x1, y1, तो उस पॉइंट पर टेंजेंट कैसे लिखते हो आप? t इक्वल्स टू 0 से। दैट मीन्स x1 प्लस y1 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बीच में माइनस आएगा तो माइनस कर देता हूँ इसको।
सुनो अमर, यहाँ पे लैम्डा अगर आप RHS में रखते ना -7, पता नहीं यार क्या बोलूँ मैं, मेरा दिमाग घूम गया ये बताते बताते। सुन लो एक बार और, अगर आप लैम्डा को सॉरी -7 को इधर भेजोगे, 7 को इधर भेजोगे, तो आप नीचे वाली इक्वेशन को इस तरह से लिखोगे फिर, है ना, इट विल डिफर बाय कांस्टेंट। तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या करोगे आप, है ना, सुन लो मेरी बात। मान लो आपने इधर -7 लिख दिया, तो यहाँ पर भी जो कांस्टेंट आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा ना, उसको भी फिर इक्वल के बाद लिखोगे। यही तो करते हैं अपन, ऊपर अगर आपने इक्वल के बाद लिखा है तो नीचे भी इक्वल के बाद लिखोगे, तो फिर से वही चीज़ नहीं बन जाएगी? हाँ कि नहीं, ऐसा कर लोगे क्या एकदम? ये तो एकदम रिटार्ड वाला स्टेप हो जाएगा ना, कि आप ऐसा कर लो कि नहीं सर -7 यहाँ पर है और ये कांस्टेंट यहाँ पर है। ऐसा तो अपन नहीं सोच रहे ना, इतना अपन नीचे नहीं गिर सकते कि भाई कांस्टेंट से डिफर करेगा तो यहाँ पर अलग कांस्टेंट और यहाँ पे -7। दिस इज नॉट वी आर गोइंग टू डू। तो ऊपर क्या लिखा हुआ था मैं खुद भूल गया, अब 7 रहा होगा ना। तो ऊपर अगर कांस्टेंट 7 है तो नीचे कांस्टेंट कुछ और आ जाएगा, दैट इज लैम्डा, एंड ऑफ द स्टोरी। पता नहीं इतनी बात, इतनी सी छोटी बात आप लोगों को क्यों नहीं खोपड़ी में घुस रही है, जरा सी तो बात है। अब उस बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिंपल सी बात है कि आप बस कांस्टेंट चेंज कर लो, खत्म, एंड ऑफ द स्टोरी। भाई कांस्टेंट से डिफर करेगा। ओके, मैं क्या बता रहा था, मैं भूल गया। ये टेंजेंट की इक्वेशन होती थी। अभी टेंजेंट नहीं लिखना है आपको, नॉर्मल लिखना है। नॉर्मल लिखना है तो कैसे लिखोगे, है ना? नॉर्मल अपन ऐसे लिखेंगे कि ये वाला जो टेंजेंट है इसका स्लोप अगर आपने निकाल दिया तो उसका नेगेटिव इनवर्स स्लोप होगा नॉर्मल का। ठीक है, तो नॉर्मल का स्लोप मैं निकाल सकता हूँ एम नॉर्मल, वो क्या होगा -1/m टेंजेंट, है ना। अच्छा, टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, दो कौड़ी की चीज है, x का कोएफिशिएंट x1/a² अपॉन y का कोएफिशिएंट y1/b² का नेगेटिव, है ना, y1/b² का नेगेटिव, ये होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट -a/b। अच्छा, -b होता है बाहर, ठीक है, तो इसका स्लोप मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा और x1/y1 b²/a², है ना। अच्छा, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आया है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ जाएगा, इसका नेगेटिव इनवर्स। मतलब आप पहले उल्टा कर दो इसको, a²y1/b²x1 और फिर नेगेटिव ले लो, ये आ जाएगा आपके पास स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब आप ये नॉर्मल की इक्वेशन कैसे लिखोगे, y - y1 इज इक्वल टू ये जो स्लोप आया है ना, इसको लिखना मत अभी आप, है ना, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि आया कैसे है। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे पूरी अच्छे तरीके से, तो व्हाट यू विल गेट फाइनली, वो आएगा वही जो एलिप्स के केस में आया करता था, बट साइन चेंज होके आएगा। ठीक है, तो एलिप्स के केस में क्या नॉर्मल की इक्वेशन आती थी, अगर आपको याद हो तो पॉइंट फॉर्म में ऐसा आता था, a² x/x1 माइनस b² y/y1 इज इक्वल टू a² माइनस b² आता था एलिप्स के केस में, तो हाइपरबोला में साइन चेंज हो जाएगा। अच्छा, साइन दोनों जगह चेंज होगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो ये आ जाएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन हाइपरबोला। ठीक है, इसी में अगर आपको पैरामेट्रिक फॉर्म लिखना है तो आप क्या करेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म लिखना है तो पुट जो पॉइंट है आपका, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे x1 की जगह a sec थीटा डाल देंगे, पुट x1 इज इक्वल टू a sec थीटा और y1 इज इक्वल टू b tan थीटा। ठीक है, यहाँ पे आप x1 की जगह a sec थीटा डाल दो और y1 की जगह b tan थीटा डाल दो, तो a² x/x1,
है ना, a sec थीटा माइनस वाई स्क्वायर b स्क्वायर y बाय y1 की जगह अपन b tan थीटा डालेंगे इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे माइनस की जगह प्लस है, वो एलिप्स वाला याद रह जाता है ना यार, प्लस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो ए स्क्वायर ऊपर और नीचे वाला ए है ये कटेगा, ये बी स्क्वायर और नीचे वाला बी स्क्वायर भी कटेगा। तो अपन उसको नेक्स्ट स्टेप में लिखना, चलो यहीं लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे सेक थीटा, यहाँ पे टैन थीटा, सेक थीटा और टैन थीटा। ठीक है, अब ये तो आ गया आपका नॉर्मल का इक्वेशन। आप इसको कैलकुलस मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, आप इसको कैलकुलस मेथड से भी कर सकते हो। मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि आप, चलो अपन है ना क्वेश्चन करेंगे तो कर लेंगे सॉल्व, कैलकुलस मेथड से भी किया जा सकता है। आई विल एक्सप्लेन। आपको कुछ सालों बाद ये याद नहीं रहेगा, कुछ महीनों बाद। अच्छा, काम की चीज यहाँ पे स्लो फॉर्म जो कि हम याद नहीं रखते, उसको फॉर्मेलिटी के लिए लिख दूं मैं, ऐसे रोने तो नहीं लग जाओगे ना कि सर क्यों लिख दिया। लिख देता हूँ, हम इसको यूज करने की कोशिश ही नहीं करेंगे। तो स्लो फॉर्म जो होता है नॉर्मल का, वो होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस, अच्छा एलिप्स में होता था ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एम अपॉन अंडर रूट ऑफ, इधर होता था माइनस तो इधर, अच्छा प्लस माइनस, और यहाँ पे एम आ जाएगा बाहर, बी स्क्वायर एम स्क्वायर, इस तरह से। एक कंडीशन होती है यहाँ पे कि m का वैल्यू माइनस ए अपॉन बी से लेकर प्लस ए अपॉन बी तक होना चाहिए। तो तीन तरह के अपन ने नॉर्मल की इक्वेशन देख ली। अगर आपको एलिप्स का नॉर्मल याद है तो आपको हाइपरबोला का नॉर्मल भी याद रहेगा, कुछ भी अलग नहीं है। यहाँ पे माइनस और माइनस हुआ करता था एलिप्स में, इधर प्लस प्लस हो गया है, और ये तो आपको बाय डिफॉल्ट याद हो जाएगा। तो आपको अब मेहनत क्या करनी है, आपकी मेमोरी पे मेहनत करनी है, वो अपन कर लेंगे, उसमें डरना थोड़ी है आपको। ए स्क्वायर एक्स बाय एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई बाय वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एलिप्स का होता था, यहाँ पे आप प्लस लगा दो, ये हाइपरबोला का हो गया। बस आपको एलिप्स वाला याद रखना है, प्लस लगा देंगे हाइपरबोला हो जाएगा, उसमें x1 की जगह a sec थीटा b tan थीटा रख देंगे तो ये वाला आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, दिस इज व्हाट इट यूज्ड टू बी फॉर एलिप्स। नॉर्मल ऑफ एलिप्स की इक्वेशन ये होती थी। मैं साइड में इसको लिख के रख देता हूँ ताकि आप लोगों को नोट्स मिले, या फिर आप भी लिख के रख लो ना रेफरेंस के लिए। तो एक पहला क्वेश्चन अपन करते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द हाइपरबोला to the hyperbola x square minus 9y square is equal to 7 at point 4, 1। देखो पॉइंट पता है आपको, तो आप डायरेक्टली या तो ऐसे कर सकते हो कि t इक्वल्स टू 0 से निकाल दो, बिकॉज वी नो द पॉइंट। तो आप क्या करो, x की जगह, अच्छा रुक जाओ, t इक्वल्स टू 0 से तो टेंजेंट निकलता था, फॉर्मूले से निकाल दो। फॉर्मूला आपको मैंने अभी अभी बताया है, फॉर्मूला क्या बताया था, ए स्क्वायर एक्स बाय एक्स वन प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर वाई बाय वाई वन, बी स्क्वायर वाई बाय वाई वन
इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जस्ट पुट यहाँ पे आप क्या कर दो, अच्छा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू मेरे को पता नहीं है तो वो निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं। ये रही हाइपरबोला की इक्वेशन, एक्स स्क्वायर बाय 7 माइनस वाई स्क्वायर बाय 7 और यहाँ पे 9 है ना, तो 7/9 इज इक्वल टू 1। प्लस वाला ए होता है, तो ए का वैल्यू आ जाएगा √7 और बी का वैल्यू आ जाएगा √7/9। ठीक है, बता रहा हूँ, स्लो फॉर्म में बता रहा हूँ, रुक जाए अभी ये वाला कर लेने तो फिर क्या मेरे को याद नहीं रहेगा मैं क्या कर रहा था। तो 7x/x1 की जगह पॉइंट रख दोगे 4 प्लस बी स्क्वायर की जगह रखेंगे अपन 7/9, y/y1 हो जाएगा आपका 1, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 7x/4 प्लस 7y/9 इज इक्वल टू 7 प्लस 7/9, तो 7 9 63, 63 प्लस 7 हो जाएगा 70/9। ठीक है, कुछ खास मुश्किल नहीं था। यहाँ से आप 7 कॉमन ले लोगे तो ये 70 कट जाएगा, तो आपके पास जो इक्वेशन आ जाएगी x/4 प्लस y/9 इज इक्वल टू 10/9। इफ यू वांट यू कैन सिंप्लीफाई इट। मान लो आप 5-6 महीने बाद ये भूल गए, आपको याद ही नहीं रहा कि कैसे करते थे, तो आप मेथड 2 यूज कर सकते हो जो कि होती है कैलकुलस मेथड। ठीक है, ये बहुत प्यारी मेथड है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, कई बार इसको यूज किया गया है, मतलब मैंने भी यूज करा है एग्जाम में कई बार, नहीं होता था फॉर्मूला याद, तो अपन क्या करते हैं कि dy/dx निकाल लो, ये हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसका नेगेटिव इन्वर्स कर देंगे। तो dy/dx कैसे निकालेंगे, हमारे पास इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है x² माइनस 9y² इज इक्वल टू 7। अगर आप नहीं देखोगे यहाँ पे तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर डाउट पूछोगे। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ कि एक बार अच्छे से देख लो जो मैं बता रहा हूँ आपको। आपको अगर डेरिवेटिव निकालना है तो x² का डेरिवेटिव निकालोगे पहले 2x, x के रेस्पेक्ट में है ना, तो 2x आएगा, और ये 9 तो कांस्टेंट है। y² का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 2y इंटू dy/dx आएगा, है ना, ये चेन रूल से होता है, ये अपन समझ चुके हैं, फिजिक्स में भी अपन ने पढ़ा। 7 का डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो आपके पास dy/dx क्या बन जाएगा, 9 2 18, तो 2x अपॉन 18y will be the value of derivative of y with respect to x। ये डेरिवेटिव का वैल्यू आया है, लेकिन आपको डेरिवेटिव किस पॉइंट पे निकालना है, आपको निकालना है 4,1 पे, तो जस्ट पुट दैट पॉइंट 4,1। 4,1 अगर आप पुट करोगे तो x की जगह आपको क्या डालना है 4, और y की जगह आपको डालना है 1, तो ये आ जाएगा dy/dx एट पॉइंट 4,1, 2 9 18, तो dy/dx आ जाएगा 4/9। अच्छा, dy/dx आ गया, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो इट इम्प्लाइज कि स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा, समझ रहे हो ना आप लोग, शांति से, स्क्रीन फ्रीज हो गई क्या फिर से, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा इसका नेगेटिव इनवर्स, पहले इनवर्स किया फिर नेगेटिव किया, -9/4। ठीक है, अब आपको पता है कि हाइपरबोला पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर आपको क्या करना है, नॉर्मल निकालनी है, नॉर्मल की इक्वेशन। तो नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकालेंगे अपन, वी नो द पॉइंट, पॉइंट हमको पता है 4,1, तो नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकलेगी, y-1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू x-4, तो y-1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना है, -9/4 इंटू x-4, दिस इज योर फाइनल आंसर। आप अगर चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर दो, 4x - 4 इज इक्वल टू -9x माइनस प्लस 36, so this will become 9x plus 4y minus 40 is equal to 0। ठीक है, दिस इज द सेम एज जो अपन ने निकाला है, आप चाहो तो दोनों तरफ 40 से डिवाइड कर दो, मज़ा नहीं आएगा क्या वैसा। ठीक है,
ऐसे लिखो, या फिर इधर भी आप वो चीज़ कर सकते हो, 9x प्लस 4y, 9x प्लस 4y इज इक्वल टू 10/9 अपॉन 4 इंटू 9, 9 काट दो तो आ जाएगा 9x प्लस 4y इज इक्वल टू 40। सिंप्लीफाई करने पे ना, ऑन सिंप्लीफाइंग, तो ये आ गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ऐसा सर हमेशा कर सकते क्या? यस, आप dy बाई डी एक्स कोई भी हाइपरबोला पे निकाल सकते हो। ठीक है, तो टेक्निकली आपका सिलेबस जो है वो खत्म हो जाता है, लेकिन आपके पास एक मेथड और एक मेथड बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, एक टॉपिक बच रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और तिरछा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जो कि आप पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट पढ़ते थे ना। तो पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये प्रेशर और वॉल्यूम के हिसाब से अपन ऐसे पढ़ते थे। अभी एक्स और वाई के हिसाब से आप पढ़ोगे तो एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट भी एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। तो ये अपने को पढ़ना है, छोटा सा टॉपिक है, और मेजरली आपके क्वेश्चन जो आते हैं वो नॉर्मल से आते हैं। ठीक है, मेजरली लिखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। टू द हाइपरबोला, शांति से ना, मैं बहुत धीरे धीरे इसको इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि आपको अगर रटा भी नहीं है इक्वेशन तो भी आप निकाल लोगे। जो मैथ्स में पावरफुल बच्चा है ना, उसके पास कभी भी एक्सक्यूज नहीं होता कि फॉर्मूला भूल गया था मैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द हाइपरबोला 3x square minus y square is equal to 1 having slope 1/3। ठीक है, तो आप है ना, मेरी एक टिप बहुत ध्यान से अपने पास रखिएगा कि अवॉइड यूजिंग स्लोप फॉर्म, अवॉइड यूजिंग स्लोप फॉर्म even if the slope is given, even if the slope is given, even if the slope of normal is given। तो कैसे करें सर फिर? यूज कैलकुलस मेथड। ये मैंने $1,000,000 चीज लिखी, आपको इस बात का एहसास नहीं हो रहा अभी। यूज कैलकुलस मेथड। ठीक है, ये बहुत 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 बड़ी बात लिखी है, क्योंकि आप इसको रियलाइज करोगे तो आपकी जिंदगी बहुत इजी हो जाएगी, और लाइफ आसान करना ही अपना जेई क्रैक करने का सबसे बड़ा स्टेप है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकालनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द हाइपरबोला हैविंग स्लोप। तो ये रहा हाइपरबोला, और ये रहा उसका टेंजेंट, और ये आएगा उसका नॉर्मल। आ रहा है समझ में? इसको मान लो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो ये जो नॉर्मल की इक्वेशन है वो किसी ना किसी पॉइंट पर आ रही है। ठीक है, तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है, आई डोंट नो व्हाट इट इज, मैं उसको x1, y1 मान लेता हूँ। नॉर्मल का जो स्लोप है वो क्या है? 1/3। दिस इज स्लोप ऑफ नॉर्मल। बेटा इधर देखो ध्यान से आप प्लीज, मैं आपको बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ। ये स्लोप ऑफ नॉर्मल है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा? इसका नेगेटिव इनवर्स, मतलब -3। अच्छा, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज नथिंग बट dy बाई डी एक्स। स्लोप ऑफ टेंजेंट ही तो dy बाई डी एक्स होता है। तो आप dy बाई डी एक्स निकाल के, dy बाई डी एक्स किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट को P बोल देते हैं। तो पॉइंट P पर अगर आप dy बाई डी एक्स निकालोगे तो वो -3 आ रहा है, ऐसा मेरा मानना है। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स। तो 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको मुंह फाड़ के डिफरेंशिएट कर दो। मुंह फाड़ के डिफरेंशिएट करने का मतलब होता है कि आप है ना, y को अकेला मत करो, y इज इक्वल टू समथिंग समथिंग का वेट मत करो, आप जस्ट इसको मुंह फाड़ के डिफरेंशिएट कर दो, LHS से लेके RHS तक, टर्म बाय टर्म। 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो आ जाएगा 6x माइनस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। फिर y का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, मुंह फाड़ के डिफरेंशिएट कर दिया। अच्छा, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आता है अपने पास? dy बाई डी एक्स का वैल्यू होता है 6x अपॉन 2y। अच्छा सुनो मेरी बात, अब dy बाई डी एक्स का वैल्यू इस पॉइंट P पर कितना आ रहा है? -3, है ना? तो आप क्या बोल सकते हो, dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P, मतलब x1, y1 पर इसका वैल्यू -3 आ रहा है। तो आपको बस ये देखना है
कि कौन सी वैल्यू x1 और y1 की है जिसके लिए आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट -3 आएगा। तो आप क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स में जहां जहां x है वहां वहां x1 डालेंगे और जहां जहां y है वहां वहां y1 डालोगे। ठीक है, तो आपको एक चीज पता चलेगी कि ये 2 3 ज़र 6 3 1 ज़र 3 x1 इज इक्वल टू -y1, x1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ y1। ये एक पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है ये हाइपरबोला पर लाई कर रहा है, तो वी कैन एक्चुअली पुट, तो आप इधर लिखेंगे इट इम्प्लाइज कि पॉइंट भी इस टाइप का है। अगर x कोऑर्डिनेट x1 है तो y कोऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव ऑफ x1। नहीं आया समझ में? अरे समझो मेरी बात को आप, अगर x कोऑर्डिनेट देखो ना, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट एक दूसरे के नेगेटिव है, तो हमने बोला कि अगर x कोऑर्डिनेट x1 है तो y कोऑर्डिनेट उसका नेगेटिव हो जाएगा। सिंपल सी बात है। एंड इट लाइज ऑन हाइपरबोला, एंड इट लाइज ऑन हाइपरबोला। कोई फॉर्मूला यूज करा मैंने इस इक्वेशन में? मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए बट मैंने एक भी यूज नहीं करा। क्यों? मेरी मर्जी भाई, मेरे को नहीं करना। मैं कैलकुलस मेथड से कर लूंगा। तो इसको आप क्या करो, पुट इन हाइपरबोला, जस्ट पुट दिस पॉइंट p ऑन द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो पुट इन हाइपरबोला, हाइपरबोला की इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। विल जस्ट पुट इट, तो x की जगह x1 डाल देंगे और y की जगह -x1 डाल देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x1 स्क्वायर सॉरी इज इक्वल टू हाफ। तो आपके पास x1 के 2 वैल्यू आ रहे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? 2 वैल्यू कैसे आ सकते हैं x1 के? देखते हैं ना, अपन एनालाइज करेंगे उसको। तो x1 के वैल्यू आ जाएंगे आपके पास +-1/√2। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग इट इम्प्लाइज कि y1 क्या आ जाएगा, +1/√2 के करस्पॉन्डिंग आएगा -1/√2। और अगर x1 का वैल्यू माइनस नेगेटिव है तो ये आएगा पॉजिटिव। मैंने देख रहे हो इधर प्लस माइनस है तो इधर मैंने माइनस प्लस लगाया हुआ। ये आ गया आपके पास पॉइंट। देयरफॉर द पॉइंट्स ऑन द कर्व, आप अगर ऐसा लिखोगे ना, देयरफॉर पॉइंट्स ऑन द कर्व आर, points on the curve are points on the curve are, पहला पॉइंट आ जाएगा 1/√2 पॉजिटिव का, तो उसका ठीक नेगेटिव आ जाएगा y कोऑर्डिनेट। दिमाग में जोर नहीं लगना चाहिए। ठीक है, एंड 1/√2 अगर नेगेटिव का आया तो y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आ जाएगा। दोनों का साइन उल्टा है और वैल्यू सेम है। तो आपको पॉइंट पता चल गया कर्व पे, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख दोगे पक्का, कसम से? तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगी वो अपन देखते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखिएगा ना, पॉइंट मिल गया आपको, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट का रेसिप्रोकल। अच्छा, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या था देखो एक बार, ऊपर जाते ना, अपने पास स्लोप ऑफ टेंजेंट था, स्लोप ऑफ टेंजेंट वाज 6x/2y, 3 टाइम्स x/y। मतलब जिस पॉइंट पर आपको टेंजेंट बनाना है उस पॉइंट का स्लोप क्या आ जाएगा, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट का ट्रिपल अपॉन उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। ऐसे समझो इसको। तो अच्छा, 3x/2y का रेसिप्रोकल और का उसका नेगेटिव, दैट विल गिव अस -2y/3x। ठीक है, आपको पहला वाला पॉइंट पता है। देखो 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्यों आ रहे हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्लोप की 2 नॉर्मल बनाई जा सकती है। आप समझो इस चीज को। इसी स्लोप की एक और नॉर्मल भी यहाँ पर हो सकता है, इस तरह से बनाई जा सकती है। अरे यार सेम स्लोप है ना नॉर्मल का, इधर भी जो स्लोप ऑफ नॉर्मल है वो इधर, इसको अपन ने पैरेलली मूव कर दिया तो एक और नॉर्मल यहाँ पे बनाना पॉसिबल रहा होगा। ठीक है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल देखिए,
फॉर पॉइंट, इसको P बोल देते हैं, इसको Q बोल देते हैं। तो फॉर P स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी माइनस ऑफ 2 टाइम्स y कोऑर्डिनेट कितना है -1/√2 और x कोऑर्डिनेट कितना है 1/√2 डिस्काउंट +2 और फॉर पॉइंट Q स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ जाएगा, एक मिनट यार, क्या मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी? आई थिंक यस, 6x/2 है तो 3x/y आएगा ना सिर्फ, तो 3x/y आएगा। मैंने 2y पता नहीं क्यों लिख दिया। नथिंग इज गोइंग टू चेंज, 3x/y और ऊपर क्या आ जाएगा आपके सामने, सिर्फ -y/3x और ये 2 नहीं आएगा, बाकी सब तो सही रहेगा। यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो आपके पास स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ जाएगा 1/3। बात समझ में आ रही है? और ये वाले नॉर्मल का स्लोप भी सेम आएगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, स्लोप सेम आएगा। आप करके देख लो, आपको भरोसा नहीं है तो क्या फॉर्मूले में पुट ही तो करना है। पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट क्या है, इसको पुट कर दो। ज़्यादा डर लग रहा है क्या? कुछ थोड़ी है इसमें। नेगेटिव ऑफ y कोऑर्डिनेट कितना है 1/√2 अपॉन 3 टाइम्स x कोऑर्डिनेट 1/√2। डिस्काउंट अगेन यहाँ पे माइनस आना चाहिए था ना, तो माइनस और माइनस कटेगा, +1/3 आ जाएगा। बस अब यहाँ से स्लोप ऑफ नॉर्मल लिख दो, y माइनस p पॉइंट है ना, p पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है, y कोऑर्डिनेट 1/√2 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस 1/√2। अभी क्वेश्चन लेंदी इसलिए हुआ क्योंकि वैल्यू खूबसूरत नहीं आई है। और इधर अपन लिखेंगे y, q पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस q पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब मैं आपको मुद्दे की बात है ना शॉर्ट में समझाता हूँ। अगर आपने ये लिख लिया है तो यहाँ पे देखो, ये था हाइपरबोला, हैविंग स्लोप। अरे यार, स्लोप कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी आप सही कह रहे हो ना, माय बैड, स्लोप कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी। एक्चुअली स्लोप गिवन है, आई जस्ट गॉट कैरिड अवे। ठीक है, इसकी जरूरत ही नहीं है, आप स्लोप इज गिवन, you don't need to calculate it, okay? हालांकि कर दिया तो उससे कुछ लॉस नहीं हुआ, अपना टाइम वेस्ट हो गया बस थोड़ा सा, लेकिन क्वेश्चन दोबारा पढ़ोगे तो उसमें स्लोप गिवन है। तो ये हो गया। अब देखो क्या है कि सेम स्लोप के दो नॉर्मल बनाए जा सकते हैं, इसका कहने का मतलब ये है, सेम स्लोप के ये स्लोप 1/3 और स्लोप 1/3 के दो नॉर्मल बनाना पॉसिबल रहा होगा, और वो दोनों नॉर्मल एक पॉइंट P पे बन रहा होगा, एक पॉइंट Q पे बन रहा होगा, उसकी अपन ने इक्वेशन निकाल दी। ये क्वेश्चन लेंदी इसलिए हो गया क्योंकि मैंने स्लोप जबरदस्ती कैलकुलेट कर लिया, वो एक मिस्टेक हो गई। क्योंकि स्लोप आप कैलकुलेट नहीं करो, गिवन है भाई, जब गिवन है तो क्यों मेहनत करना। तो आप हमेशा कैलकुलस मेथड यूज करो जब आपको नॉर्मल का स्लोप गिवन हो तब भी, क्योंकि क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूँ कि आपको जनरली हर कोई ऐसे ही सिखाता है कि बोलेगा कि ये हो गया ना, आपको अगर स्लोप पता है तो y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a² प्लस b² इंटू m अपॉन √ओवर ऑफ a² माइनस b² m²। खत्म। इसमें आप m का वैल्यू पुट करो, ab का वैल्यू पुट करो, आपके पास नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी, पक्के से आ जाएगी। लेकिन कब तक याद रहेगा, भूल जाओगे ना, बहुत जल्दी भूल जाओगे। तो कल अपन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पढ़ेंगे और चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज एक्चुअली वेरी स्मॉल टॉपिक। फिर अपन PYQs जो है होमवर्क में लेंगे। आपका आज होमवर्क जो है दैट इज टॉपिक नंबर टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, जहाँ पर लिखा है वो वाला टॉपिक आपको आज पूरा करना है, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, एंड सिंगेज आप करो 30 to 35, 5 क्वेश्चन है बस 5 क्वेश्चन। मैं थोड़ा ज़्यादा फ्लो में चला गया, सच कह रहे हो ना, मेरे को याद ही नहीं रहा कि स्लोप गिवन है नॉर्मल का। चलो कोई बात नहीं, हालांकि अपना काम उससे कुछ बिगड़ा नहीं। तो इट इज़ अ गुड क्वेश्चन। आप ये वाली मेथड से भी कर सकते हो, बट मत करना ना, मेरे को खुद याद नहीं रहता। मैं आपको खुला बताता हूँ भाई, मेरे को नहीं रहते फॉर्मूले याद, मैं सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये सब फॉर्मूले मेरे को याद नहीं रहते, तो हमेशा डिराइव करके ही करता हूँ। आप भी वैसे करो। चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
आपका होमवर्क आपको मैंने दे दिया, टेंजेंट एंड नॉर्मल आप PYQ से करो, आपको मज़ा आ जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। कल अपन एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पढ़ेंगे और ख़त्म आपका टॉपिक। फिर अपन परसों से या फिर नेक्स्ट वर्किंग डे से क्लास 12th के टॉपिक स्टार्ट करने वाले। ओके, चलो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, थैंक्स अ लॉट एंड टेक केयर। अटेंडेंस दे देना एक बार प्लीज़।